दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया भर में मंदी के बादल छाए हुए हैं। तो ऐसे में 3 प्रश्नों का उत्तर जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, क्या भारत में भी मंदी आने का खतरा है? दूसरा, इस अनिश्चितता के माहौल में अगर कोई नया बिजनेस शुरू करता है तो उसको कौन से पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए? तीसरा, कौन से फ्रेंचाइज बिजनेसेस नो रिस्क, लो रिस्क या मोर रिस्क कैटेगरी में आएंगे अगर मंदी आती है तो चलिए जानते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर एक एक करके, जिससे आप सही डिसीजन ले पाएं। हेलो एंड वेलकम टू एसजी फ्रेंचाइज एडवाइस। मैं हूं आपका दोस्त सुमित। दोस्तों, दुनिया के कई देशों में मंदी छाई हुई है, तो क्या भारत में भी मंदी आने का खतरा है? भारत में मंदी आएगी या नहीं, ये पता करने के लिए हमें यह समझना होगा कि जो देश मंदी में है उसके पीछे क्या कारण है और क्या ये कारण भारत पर भी लागू होते हैं। मेरे अकॉर्डिंग इसके मोटे मोटे तौर पर 3 कारण हैं। पहला, सप्लाई चेन का टूटना। दोस्तों, जब कोविड शुरू हुआ था तब अधिकतर देशों में लॉकडाउन लगा था, याद तो है ना? तो इस लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन प्रभावित हुआ था, जिससे दुनिया भर की सप्लाई चेन चरमरा गई थी और कई देशों की सप्लाई चेन आज तक प्री कोविड लेवल पर नहीं आ पाई है। इसलिए इन देशों में प्रोडक्शन रिकवर नहीं हो पाया। एज अ रिजल्ट महंगाई बहुत बढ़ गई, जिसके नतीजे में डिमांड कम हो गई और इन देशों की इकोनॉमी सिकुड़ने लगी, जिससे मंदी आ गई। दूसरा कारण है रूस यूक्रेन युद्ध। दोस्तों, रशिया ऑयल एंड गैस का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है और यूरोप के जो देश रशियन ऑयल और गैस पर डिपेंडेंट थे, वो रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से सैंक्शन लगने के बाद अब उन देशों में एनर्जी क्राइसिस है। यूरोपियन देशों ने रशियन ऑयल की जगह दूसरे देशों से तेल लेना शुरू कर दिया है, मगर गैस मिलने में फिर भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि रशियन गैस तो पाइप के माध्यम से आती थी, मगर दूसरे देशों से गैस लेने के लिए स्पेशल शिप्स और स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होगा, जो एकदम से क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है। एज अ रिजल्ट कई देशों में गैस की किल्लत हो गई है, जिससे उसके रेट इतने बढ़ गए हैं कि उसको यूज करके प्रोडक्शन करना प्रॉफिटेबल ही नहीं रहा, जिस वजह से प्रोडक्शन कम हो गया है। अब कम प्रोडक्शन से महंगाई हो गई है और महंगाई से डिमांड गिर गई है और उन देशों की इकोनॉमीज में मंदी आ गई है। कई देशों की मंदी का तीसरा कारण है उनके सेंट्रल बैंक्स द्वारा इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाना। दोस्तों, जैसा हमने पिछले 2 पॉइंट्स में देखा था, रूस यूक्रेन युद्ध और सप्लाई चेन टूटने के कारण महंगाई बढ़ गई थी। साथ ही में जब कोविड आया था तब वेलफेयर के नाम पर कई देशों ने दबा के पैसा बहाया था, जिस वजह से उनकी इकोनॉमी में बहुत अधिक पैसा सर्कुलेशन में आ गया था एंड एज अ रिजल्ट वहां पर मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन की दर कई गुना बढ़ गई थी और उसको कंट्रोल करने के लिए वहां के सेंट्रल बैंक्स ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करना शुरू कर दिया, जिससे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए, लोन महंगे हो गए एंड एज अ रिजल्ट उनकी ग्रोथ स्लो हो गई और इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करने लगी। तो अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को भारत के संदर्भ में देखें तो हम पाते हैं कि भारत भी इन प्रॉब्लम से 2-4 तो हुआ है, मगर इनका इंपैक्ट बहुत लिमिटेड है। इसलिए भारत में मंदी आने की संभावना नहीं के बराबर है। भारत में ज्यादा से ज्यादा यह होगा कि अगर दुनिया में मंदी नहीं होती तब शायद भारत 9% की दर से ग्रो करता। अब वैश्विक मंदी की वजह से 7% के अराउंड ग्रो करेगा और एक ग्रोथ फोरकास्ट मेरा नहीं है, वर्ल्ड बैंक ने किया है। टू बी प्रिसाइज, वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत की ग्रोथ दर 6.9% एक्सपेक्टेड है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या भारत में मंदी आएगी या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं आपका एनालिसिस और ओपिनियन जानने में बहुत इंटरेस्टेड हूं। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि इन सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए क्या फ्रेंचाइज बिजनेस लेना चाहिए या नहीं, और अगर लेना है तो कौन से लें, और अगर अपना ही कुछ शुरू करना है तो कौन से बिजनेस आइडियाज एक्सप्लोर करें। दोस्तों, जहां तक बात है अपना बिजनेस शुरू करने की, आप इन कंडीशंस में जो भी चाहे बिजनेस आइडियाज एक्सप्लोर कर सकते हैं, मगर ये 3 पॉइंट्स ध्यान रहे। पहला, वो बिजनेस करें जिसमें आपको एक्सपीरियंस हो, जिससे फेलियर का रिस्क कम हो जाता है। दूसरा, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है या फिर एक्सपीरियंस तो है बट जिस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस आप उसके अलावा किसी दूसरी इंडस्ट्री में कुछ करना चाहते हैं, तब आपको लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडियाज देखने चाहिए और ऐसे ही कुछ बिजनेस आइडियाज आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक मिल जाएगा। तीसरा, आप लो कंपटीशन बिजनेस आइडियाज देख सकते हैं या फिर फ्यूचर बिजनेस आइडियाज पर भी फोकस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ग्रीन हाइड्रोजन या इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रॉफिटेबल फ्यूचर बिजनेस आइडियाज हैं और ऐसे बिजनेस आइडियाज आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे
और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इनकी डिटेल्स मिल जाएंगी। बट अगर आप इस अनसर्टेनिटी के माहौल को देखते हुए कम रिस्क में कुछ करना चाहते हैं तो फ्रेंचाइज बिजनेस लेना अच्छा ऑप्शन होगा। अब अगर हम फ्रेंचाइज बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया की बात करें तो मेरा यह मानना है कि भारत में मंदी का कोई खास असर नहीं होगा, इसलिए आप जैसे नॉर्मल कंडीशंस में फ्रेंचाइज बिजनेस लेते उनको आप आज वैसे ही ले सकते हैं। बट अगर आप उनमें से हैं जो सेफ खेलना पसंद करते हैं, तब आपकी डिसीजन मेकिंग आसान करने के लिए हम फ्रेंचाइज बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को 3 अलग अलग कैटेगरीज में बांटेंगे उनके रिस्क लेवल के हिसाब से। पहली कैटेगरी में वो फ्रेंचाइज बिजनेस आते हैं जो सबसे सेफ कहे जा सकते हैं या जिनको नो रिस्क फ्रेंचाइज बिजनेस कह सकते हैं, जैसे कि किराना स्टोर एंड सुपरमार्केट फ्रेंचाइज, मेडिकल स्टोर फ्रेंचाइज एंड डिलीवरी एंड कुरियर फ्रेंचाइज। मगर दोस्तों ध्यान रहे ये बिजनेस है, बिजनेस में नो रिस्क कुछ नहीं होता है। तो इन नो रिस्क कैटेगरीज बिजनेस में भी एक छोटा सा रिस्क है। मगर ये रिस्क बताने से पहले मैं बताना भूल गया कि इंडिया की टॉप कुरियर एंड डिलीवरी फ्रेंचाइजेस के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जानने के लिए आप ये प्लेलिस्ट देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा। दोस्तों जैसे हर पीली चीज सोना नहीं होती, वैसे ही किसी बिजनेस के सेफ होने का मतलब ये नहीं है कि उस बिजनेस में जितनी भी कंपनीज फ्रेंचाइज दे रही हैं वो सभी फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटीज सेफ है, और यही वो रिस्क है। होता यह है कि जिस बिजनेस के फ्रेंचाइज की डिमांड अधिक होती है वहां बहुत से ऐसे लोग भी आ जाते हैं जिनको ना उस बिजनेस के बारे में कोई जानकारी होती है और ना ही उनका फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल प्रॉफिटेबल होता है। और जो लोग अनजाने में ऐसी कंपनीज की फ्रेंचाइज लेते हैं, अनफॉर्चुनेटली उनकी इन्वेस्टमेंट डूब जाती है। मैं जो कह रहा हूं उसका बहुत बढ़िया उदाहरण है डिलीवरी बिजनेस या कुरियर बिजनेस में कुछ ऐसी ही कंपनीज का होना। और जिन लोगों ने ऐसी कंपनीज की फ्रेंचाइज में इन्वेस्ट किया है उनको ऑब्वियसली पछताना पड़ा। अब अगर आपने कोई फ्रेंचाइज बिजनेस शॉर्टलिस्ट कर लिया है मगर आप कंफ्यूज हैं कि उसको लेना चाहिए या नहीं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया फॉर्म भरकर आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के फ्रेंचाइज बिजनेस आइडियाज को जिनमें मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा रिस्क है, और वो है फास्ट फूड फ्रेंचाइज, रिपेयर गैराज फ्रेंचाइज, क्लोथिंग एंड फैशन फ्रेंचाइज, बेकरी फ्रेंचाइज, टी फ्रेंचाइज एंड ऑटोमोबाइल फ्रेंचाइज। इन कैटेगरीज में थोड़ा रिस्क है, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर इकोनॉमिक सिचुएशन थोड़ी भी गड़बड़ होती है तो इस कैटेगरी के कस्टमर खुद से प्रिकॉशन लेने लगते हैं और अपने खर्चे कंट्रोल करते हैं, जिससे इन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का कंजम्पशन पर कुछ इफेक्ट आता है, स्पेशली मिड लेवल प्राइस वाले ब्रांड्स की सेल पर। अब यहां कुछ दोस्तों के मन में यह प्रश्न उठेगा कि अगर मिड लेवल ब्रांड्स पर इंपैक्ट पड़ेगा तो क्या प्रीमियम ब्रांड्स अछूते रहेंगे, उन पे फर्क नहीं पड़ेगा? दोस्तों यहां बिजनेस की दुनिया का सबसे मजेदार विरोधाभास भी है, जिसको जानकर आपको शायद थोड़ा आश्चर्य हो। मंदी में मिड प्राइस सेगमेंट वाले ब्रांड्स की सेल कम हो जाती है, वहीं प्रीमियम ब्रांड्स जैसे कि मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, लुई विटॉन, गुच्ची, अरमानी, इनकी सेल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है, आपको क्या लगता है? मेरे अकॉर्डिंग 2 कारण है। पहला, इन प्रीमियम ब्रांड्स के कस्टमर अधिकतर बहुत लॉयल होते हैं अपने ब्रांड के साथ, इसलिए वो इन ब्रांड्स को छोड़कर कुछ और लेते ही नहीं हैं। दूसरा कारण है उनकी कमाई इतनी अधिक होती है कि अगर मंदी आ भी जाए तो भी उनकी लाइफस्टाइल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए उनके पास कोई कारण नहीं है कि वो कम कीमत वाले ब्रांड की तरफ जाएं। तभी 2022 के अंत में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जो बना वो मोस्ट प्रीमियम ब्रांड्स का बादशाह माना जाता है, क्योंकि उसके पास क्रिस्टियन डियोर, फेंडी, टैग हेयूर, टिफिनी एंड लुई विटॉन जैसे 75 प्रीमियम ब्रांड्स हैं और उसका नाम है बर्नार्ड अर्नोल्ड। और यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि बर्नार्ड अर्नोल्ड तब सबसे अमीर व्यक्ति बने जब यूरोप और अमेरिका मंदी की मार झेल रहा था, जो उनका सबसे बड़ा मार्केट है। इससे यह पता चलता है कि चाहे मंदी हो या तेजी, सुपर प्रीमियम ब्रांड्स की सेल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों बढ़ते हैं आगे, आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पर, जिसको हम मोर रिस्क बिजनेस कैटेगरी कह सकते हैं, जिसमें आते हैं हाई एंड रेस्टोरेंट फ्रेंचाइज, जिम फ्रेंचाइज, सैलून फ्रेंचाइज, ट्रैवल एंड टूरिज्म फ्रेंचाइज, एंटरटेनमेंट फ्रेंचाइज, इस तरह के कुछ फ्रेंचाइज बिजनेसेस। ये इंडस्ट्रीज मोर रिस्क कैटेगरी का पार्ट इसलिए हैं क्योंकि ये हाई इन्वेस्टमेंट बिजनेसेस हैं और इनके कस्टमर अपनी इनकम का वो पार्ट खर्चते हैं जो उनके जरूरत के खर्चे और सेविंग के बाद बचता है, और इस एक्सपेंस को हम लेजर एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं। अब अगर किसी को यह लगता है कि आने वाले समय में उसकी इनकम कम हो जाएगी, तब वो सबसे पहले अपने ये वाले एक्सपेंसेस कम करने की कोशिश करता है, जिससे मंदी की सबसे ज्यादा मार इन बिजनेसेस पर पड़ती है। साथ ही में हमारे सामने रीसेंट डेटा भी है, जब लास्ट टाइम कोविड की वजह से मंदी आई थी तब इन कैटेगरीज के बिजनेसेस ने काफी
सफर किया था। इसलिए जो लोग सेफ खेलना चाहते हैं उनको ये बिजनेसेस देख परख कर लेने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये बिजनेसेस बिल्कुल नहीं लेने चाहिए, बस थोड़ा देख परख कर इनको ले। दोस्तों, आजकल ऐसे बहुत सारे फ्रेंचाइज बिजनेस आइडियाज हैं जो सेफ भी हैं और प्रॉफिटेबल भी हैं। तो ऐसे फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानने के लिए आप ये वाली प्लेलिस्ट देख सकते हैं, नहीं तो ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।